नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों आज हम एमपी डीएलएड फर्स्ट ईयर की समसामयिक भारतीय समाज में शिक्षा 2025 का कंप्लीट सॉल्यूशन आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं। दोस्तों हमने एमपी डीएलएड फर्स्ट ईयर के लिए एक ऑल सब्जेक्ट पीवाईक्यू सीरीज शुरू की है, जिसमें हम पिछले 5 वर्षों के प्रीवियस ईयर पेपर का सॉल्यूशन हमारे इस चैनल एमपी टीचिंग पर अपलोड कर रहे हैं। यदि आप एमपी डीएलएड के छात्र हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। प्रश्न क्रमांक 1 है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। इसका पहला है, किसके अनुसार शिक्षा का अंतिम लक्ष्य निर्वाण है? तो उपनिषद के अनुसार शिक्षा का अंतिम लक्ष्य निर्वाण है। भारतीय दर्शन और उपनिषदों में स्पष्ट किया गया है कि सा विद्या या विमुक्ति, शिक्षा वही है जो मुक्ति या निर्वाण दिलाए। उपनिषदों का मुख्य लक्ष्य जीव को अज्ञान से निकालकर मोक्ष यानी निर्वाण की प्राप्ति कराना है। दूसरा है, अलगाव से तात्पर्य है? तो उत्तर है अलग होना। समाजशास्त्र और मनोविज्ञान में अलगाव का अर्थ व्यक्ति का समाज, समूह या स्वयं की वास्तविक प्रकृति से कटना या अलग होना है। तीसरा है, सर्व शिक्षा अभियान का संबंध है? तो सर्व शिक्षा अभियान का संबंध 6 से लेकर 14 वर्ष की आयु के बच्चों से है। सर्व शिक्षा अभियान एसएसए भारत सरकार का एक प्रमुख कार्यक्रम है, जिसका मुख्य उद्देश्य 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा निःशुल्क और अनिवार्य रूप से प्रदान करना है। चौथा है, नारीवाद आंदोलन के प्रकार नहीं है? तो उत्तर है लोकतांत्रिक नारीवाद। समाजशास्त्र में मुख्य रूप से उदारवादी यानी लिबरल, उग्रवादी यानी रेडिकल और समाजवादी यानी सोशलिस्ट नारीवाद की प्रमुख शाखाएं मानी जाती हैं। लोकतांत्रिक नारीवाद इसका कोई प्रमाणिक मुख्य प्रकार नहीं है। पांचवा है, लोकतंत्र शब्द की उत्पत्ति हुई है? तो लोकतंत्र शब्द की उत्पत्ति यूनानी भाषा से हुई है। लोकतंत्र यानी डेमोक्रेसी शब्द की उत्पत्ति यूनानी ग्रीक भाषा के दो शब्दों डेमोस यानी जनता और क्रेटिया यानी कि शासन से मिलकर हुई है, जिसका अर्थ है जनता का शासन। प्रश्न क्रमांक 2 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है, माध्यमिक शिक्षा आयोग के अध्यक्ष डेश थे? डॉक्टर एएल मुदालियर। 1952 से 53 में बने माध्यमिक शिक्षा आयोग की अध्यक्षता डॉक्टर एएल मुदालियर ने की थी, इसलिए इसे मुदालियर आयोग भी कहा जाता है। दूसरा है, भारत में जाति का आधार देश से है? तो उत्तर है जन्म से। भारतीय समाज व्यवस्था में जाति एक बंद वर्ग है, जिसकी सदस्यता व्यक्ति को उसके जन्म से स्वतः ही प्राप्त हो जाती है। तीसरा है, यूनेस्को की स्थापना देश में हुई थी? तो 16 नवंबर 1945 को यूनेस्को की स्थापना हुई थी। वैश्विक स्तर पर शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति के विकास के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा 1945 में इसकी स्थापना की गई। चौथा है, भारत में दलित आंदोलन के सूत्रपात देश हैं? तो डॉक्टर BR अम्बेडकर या ज्योतिबा फुले। आधुनिक भारत में दलितों को उनके सामाजिक और शैक्षिक अधिकार दिलाने के लिए सबसे सशक्त आंदोलन डॉक्टर BR अम्बेडकर के नेतृत्व में ही शुरू हुआ था। पांचवा है, स्वतंत्रता एवं समानता भारतीय प्रजातंत्र के देश हैं? तो आधार स्तंभ या मूल आधार है। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व को प्रजातंत्र के प्रमुख स्तंभ या पिलर्स माना गया है। पहला है, NIEPA का पूरा नाम बताइए। तो NIEPA का पूरा नाम राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन संस्थान है, यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन है। दूसरा है, परिवार के कार्य लिखिए। तो परिवार का मुख्य कार्य बालक का प्राथमिक सामाजिकरण करना, उसे सुरक्षा प्रदान करना और उसमें नैतिक व सांस्कृतिक मूल्यों का विकास करना है। तीसरा है, भारतीय संविधान का निर्माण कितने दिनों में हुआ है? भारतीय संविधान के निर्माण में कुल 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था। चौथा है, दलितों के लिए हरिजन शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो दलितों के उत्थान और उन्हें समाज में सम्मान दिलाने के उद्देश्य से हरिजन यानी ईश्वर के जन शब्द का सर्वप्रथम उपयोग महात्मा गांधी ने किया था। पांचवा है, किस आयु वर्ग के बच्चे बाल मजदूरी की श्रेणी में आते हैं? भारतीय संविधान और बाल श्रम अधिनियम के अनुसार 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे बाल मजदूरी यानी चाइल्ड लेबर की श्रेणी में आते हैं। प्रश्न क्रमांक 4 है, अति लघुत्तरी प्रश्न, केंद्रीय समाज कल्याण मंडल के 3 कार्य लिखिए। तो पहला है, महिला एवं बाल विकास, महिलाओं, बच्चों और दिव्यांग के कल्याण हेतु नई योजनाएं निर्मित करना। दूसरा है, आर्थिक सहायता, स्वैच्छिक संगठनों, NGOs और समाज सेवी संस्थाओं को वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करना। तीसरा है, सामाजिक जागरूकता, पिछड़े और वंचित वर्गों के उत्थान के लिए समाज में जागरूकता अभियान चलाना। प्रश्न क्रमांक 5 है, सामाजिक परिवर्तन की एक परिभाषा लिखिए। तो मैकाइवर और पेज के अनुसार समाजशास्त्री होने के नाते हमारी विशेष रुचि सामाजिक संबंधों में है और सामाजिक संबंधों में होने वाले परिवर्तनों को ही हम सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। प्रश्न क्रमांक 6 है, शालेय संस्कृति के प्रकार बताइए। तो उत्तर है, शालेय संस्कृति मुख्यतः 2 प्रकार की होती है। पहला है सकारात्मक या सहयोगात्मक संस्कृति, जहां शिक्षक छात्र के बीच प्रेम, सम्मान और बाल केंद्रित शिक्षण का माहौल हो। दूसरा है नकारात्मक विषाक्त संस्कृति, जहां डर, तानाशाही और शिक्षक कठोरता का माहौल हो, जिससे बच्चे का स्वाभाविक विकास रुक जाता है। प्रश्न क्रमांक 7 है, भारतीय संविधान की 3 विशेषता लिखिए। तो पहला है लिखित और विशाल संविधान, यह विश्व का सबसे बड़ा और पूर्णतः लिखित संविधान है।
दूसरा है लचीलेपन व कठोरता का समन्वय, इसमें समय के अनुसार संशोधन करने की सुविधा यानी लचीलापन भी है। तीसरा है मौलिक अधिकार, यह नागरिकों को समानता, स्वतंत्रता और शिक्षा के मौलिक अधिकार प्रदान करता है। प्रश्न क्रमांक 8 है वैश्वीकरण के मुख्य दोष लिखिए। तो पहला है सांस्कृतिक पतन, स्थानीय संस्कृति मूल्यों और कुटीर उद्योगों का तेजी से ह्रास हो रहा है। दूसरा है शिक्षा का व्यापारीकरण, शिक्षा एक लाभ कमाने वाला व्यापार बन गई है जिससे गरीब बच्चे अच्छी शिक्षा से दूर हो गए हैं। तीसरा है आर्थिक असमानता, अमीर और गरीब के बीच की खाई और अधिक चौड़ी हो गई है। प्रश्न क्रमांक 9 है उदारीकरण शिक्षा को परिभाषित कीजिए। तो उदारीकरण शिक्षा से आश्रय शिक्षा के क्षेत्र में सरकारी नियमों व प्रतिबंधों को लचीला बनाना है। इसके अंतर्गत निजी क्षेत्र और विदेशी संस्थाओं को शिक्षण संस्थान खोलने की अनुमति दी जाती है ताकि शिक्षा व्यवस्था आधुनिक और वैश्विक प्रतिस्पर्धा के अनुकूल बन सके। प्रश्न क्रमांक 10 है शिक्षक के व्यक्तित्व गुण लिखिए। तो उत्तर है पहला है सकारात्मक व्यक्तित्व एवं उत्तम स्वास्थ्य, शिक्षक का व्यवहार ऊर्जावान और आदर्श होना चाहिए। दूसरा है संवेगात्मक स्थिरता, कक्षा में धैर्य रखना और बच्चों की गलतियों पर क्रोध न करना। तीसरा है सहानुभूति और बाल प्रेम, बच्चों की मनोवैज्ञानिक जरूरतों को समझना और उनके प्रति मित्रवत व्यवहार करना। प्रश्न क्रमांक 11 है लघुत्तरी प्रश्न, शिक्षा का व्यापक अर्थ समझाइए। शिक्षा का व्यापक अर्थ में शिक्षा केवल स्कूल की चार दीवारी तक सीमित नहीं है, बल्कि यह जीवन पर्यंत चलने वाली एक निरंतर प्रक्रिया है। पहला है अनुभवों का योग, जन्म से लेकर मृत्यु तक व्यक्ति अपने परिवार, समाज, प्रकृति और जीवन के अनुभवों से जो कुछ भी सीखता है वह सब व्यापक शिक्षा है। दूसरा है सर्वांगीण विकास, इसमें केवल किताबी ज्ञान नहीं बल्कि बालक का शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक आध्यात्मिक विकास शामिल है। तीसरा है अनौपचारिक माध्यम, इसमें कोई निश्चित पाठ्यक्रम या स्थान नहीं होता, मित्र मंडली, खेल का मैदान और मीडिया सभी शिक्षा के साधन हैं। डजल के अनुसार शिक्षा के व्यापक अर्थ में वे सभी प्रभाव शामिल हैं जो व्यक्ति को जन्म से मृत्यु तक प्रभावित करते हैं। प्रश्न क्रमांक 11 का अथवा है शिक्षा की आवश्यकता एवं महत्व बताइए। तो शिक्षा की आवश्यकता एवं महत्व, पहला है व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास, शिक्षा बालक की अंतर्निहित शक्तियों को बाहर निकालकर उसका शारीरिक, मानसिक और नैतिक विकास करती है। दूसरा है सामाजिकरण और संस्कृति का हस्तांतरण, शिक्षा ही व्यक्ति को एक पशु समान अवस्था से सामाजिक प्राणी बनाती है और पुरानी पीढ़ी के मूल्यों को नई पीढ़ी तक पहुंचाती है। तीसरा है जीविका उपार्जन, शिक्षा व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाती है जिससे वह समाज में सम्मानजनक आजीविका कमा सके। चौथा है सफल लोकतंत्र का आधार, एक शिक्षित नागरिक ही अपने अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूक होता है जो मजबूत राष्ट्र के निर्माण के लिए आवश्यक है। प्रश्न क्रमांक 12 है शिक्षा के निजीकरण से होने वाले लाभ एवं हानि का वर्णन कीजिए। तो शिक्षा के निजीकरण के लाभ, पहला है गुणवत्ता और नवाचार, स्कूलों में स्मार्ट क्लास, आईसीटी, कंप्यूटर और आधुनिक शिक्षण विधियों का प्रयोग बढ़ा है। दूसरा है संसाधनों का विकास, उत्कृष्ट बुनियादी ढांचा और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के पाठ्यक्रम उपलब्ध हुए हैं। निजीकरण की हानियां या दोष, पहला है व्यापारीकरण, शिक्षा केवल मुनाफा कमाने का धंधा बन गई है जिससे यह गरीब वर्ग की पहुंच से बाहर हो गई है। दूसरा है शिक्षकों का शोषण, कई निजी संस्थानों में शिक्षकों से अधिक कार्य लिया जाता है और उन्हें बहुत कम वेतन दिया जाता है जिससे शिक्षण की गुणवत्ता प्रभावित होती है। प्रश्न क्रमांक 12 का अथवा है शैक्षिक अवसरों की समानता की क्या आवश्यकता है। तो शैक्षिक अवसरों की समानता की आवश्यकता, पहला है लोकतंत्र की सफलता, लोकतंत्र तभी सफल हो सकता है जब देश का हर नागरिक, चाहे वह किसी भी जाति, लिंग या धर्म का हो, शिक्षित और जागरूक हो। दूसरा है सामाजिक न्याय की स्थापना, समाज में व्याप्त असमानता जैसे गरीब और अमीर का भेद को दूर करने और पिछड़े वर्गों को मुख्य धारा में लाने के लिए समान शिक्षा सबसे बड़ा हथियार है। तीसरा है राष्ट्र का आर्थिक विकास, जब प्रतिभाओं को समान अवसर मिलेंगे तभी समाज के निचले तबके से योग्य वैज्ञानिक, शिक्षक और डॉक्टर निकलेंगे जिससे राष्ट्रीय आय में वृद्धि होगी। बाल केंद्रित शिक्षा का मुख्य सिद्धांत भी समान अवसर ही है। प्रश्न क्रमांक 13 है स्त्री शिक्षा के प्रचार एवं उन्नयन हेतु किए जाने वाले प्रयास समझाइए। तो स्त्री शिक्षा के उन्नयन हेतु प्रमुख प्रयास, पहला है कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, ग्रामीण और दूर दराज के क्षेत्रों में बालिकाओं के लिए निःशुल्क आवासीय स्कूलों की स्थापना की गई है। दूसरा है आर्थिक प्रोत्साहन योजनाएं, बालिकाओं को स्कूल तक लाने के लिए मुफ्त साइकिल वितरण, गणवेश यानी यूनिफॉर्म और छात्रवृत्ति योजनाएं चलाई जा रही है। तीसरा है जन जागरूकता अभियान, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे राष्ट्रीय अभियानों के माध्यम से समाज में रूढ़िवादी सोच को बदला जा रहा है। चौथा है महिला शिक्षकों की नियुक्ति, प्राथमिक स्तर पर महिला शिक्षकों की अधिक नियुक्ति की जा रही है ताकि बालिकाएं स्कूल में खुद को सुरक्षित और सहज महसूस कर सके। प्रश्न क्रमांक 13 का अथवा है संस्कृति की मुख्य विशेषता बताइए। तो संस्कृति की मुख्य विशेषता है, पहला है संस्कृति सीखी जाती है, संस्कृति कोई जन्मजात गुण नहीं बल्कि बालक इसे जन्म के बाद समाज, परिवार या विद्यालय से अपने अनुभव और अनुकरण द्वारा सीखता है। दूसरा है हस्तांतरण का गुण, संस्कृति एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में भाषा, शिक्षा और प्रतीकों के माध्यम से हस्तांतरित होती है। तीसरा है परिवर्तनशीलता, समय और नई तकनीकों के साथ संस्कृति लगातार बदलती और विकसित होती रहती है। चौथा है सामाजिकता, संस्कृति किसी भी व्यक्ति
की नहीं होती है, बल्कि यह पूरे समाज के जीवन जीने का तरीका है, उनके आदर्श और मूल्य होती है। प्रश्न क्रमांक 14 है, मिड डे मील योजना पर टिप्पणी लिखिए। तो मध्याह्न भोजन योजना प्रारंभ, यह योजना भारत सरकार द्वारा 15 अगस्त 1995 को शुरू की गई थी। मुख्य उद्देश्य प्राथमिक विद्यालयों में बच्चों का नामांकन और उपस्थिति बढ़ाना। दूसरा है, सीखने के लिए स्वास्थ्य के सिद्धांत के तहत गरीब बच्चों के पोषण स्तर में सुधार लाना। तीसरा है, स्कूल में सभी जातियों के बच्चों को एक साथ भोजन कराकर समाज में जातिगत भेदभाव को मिटाना और समावेशी शिक्षा का निर्माण करना। वर्तमान स्थिति, इसे अब पीएम पोषण योजना यानी पीएम पोषण के नाम से जाना जाता है और यह शिक्षा के क्षेत्र में दुनिया का सबसे बड़ा भोजन कार्यक्रम है। प्रश्न क्रमांक 14 का अथवा है, सर्व शिक्षा अभियान के उद्देश्य लिखिए। तो सर्व शिक्षा अभियान SSA के मुख्य उद्देश्य, भारत सरकार ने 2001 में प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लिए यह योजना शुरू की थी। पहला है 100% नामांकन, 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को अनिवार्य रूप से प्राथमिक विद्यालयों या शिक्षा गारंटी केंद्रों में नाम दर्ज कराना। दूसरा है भेदभाव की समाप्ति, शिक्षा के क्षेत्र में व्याप्त लिंग संबंधित और सामाजिक दूरियों, जातिगत भेदभाव को पूर्णतः समाप्त करना। तीसरा है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, विद्यालयों में पर्याप्त शिक्षक, बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराना और रटने की बजाय गतिविधि आधारित शिक्षा पर जोर देना। चौथा है शून्य ड्रॉप आउट, यह सुनिश्चित करना कि कोई भी बच्चा बीच में स्कूल न छोड़े। प्रश्न क्रमांक 15 है, शिक्षा के क्षेत्र में केंद्र एवं राज्य की क्या भूमिका है। तो 1976 के संविधान संशोधन के बाद शिक्षा को समवर्ती सूची में रखा गया है, अतः इस पर केंद्र और राज्य दोनों की भूमिका महत्वपूर्ण है। समवर्ती सूची 1976 के अनुसार केंद्र सरकार की भूमिका, तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति जैसे NEP 2020 का निर्माण करना, शिक्षा के मानक तय करना NCERT और UGC के माध्यम से। तीसरा है राज्यों को शैक्षिक योजनाएं जैसे समग्र शिक्षा अभियान के लिए वित्तीय अनुदान यानी फंड्स उपलब्ध कराना। राज्य सरकार की भूमिका, तो केंद्र की नीतियों को स्थानीय आवश्यकता के अनुरूप लचीलेपन के साथ अपने राज्य में लागू करना और राज्य बोर्ड यानी स्टेट बोर्ड SCERT का संचालन करना, विद्यालयों की स्थापना करना, शिक्षकों की भर्ती और प्रशिक्षण की व्यवस्था करना। प्रश्न क्रमांक 15 का अथवा है, बालिका शिक्षा की प्रमुख चुनौतियां लिखिए। तो बालिका शिक्षा के मार्ग में प्रमुख चुनौतियां, पहला है रूढ़िवादी सामाजिक दृष्टिकोण, आज भी समाज में कई वर्गों में यह भ्रांति है कि लड़कियां पराया धन है और उनका मुख्य कार्य केवल घर संभालना है। दूसरा है गरीबी और घरेलू कार्य का बोझ, आर्थिक तंगी के कारण माता पिता अक्सर लड़कों की शिक्षा को प्राथमिकता देते हैं और लड़कियों को छोटे भाई बहन की देखभाल या घरेलू काम में लगा देते हैं। तीसरा है सुरक्षा और दूरी, गांव से स्कूल की अधिक दूरी होने के कारण अभिभावक लड़कियों को स्कूल भेजने से डरते हैं। चौथा है बाल विवाह, कम उम्र में विवाह कर दिए जाने के कारण लड़कियों की शिक्षा बीच में ही छूट जाती है। प्रश्न क्रमांक 16 है, वैश्वीकरण में शिक्षा की भूमिका स्पष्ट कीजिए। तो वैश्वीकरण में शिक्षा अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका। फर्स्ट है वैश्विक नागरिकता का विकास, शिक्षा छात्रों में दृष्टिकोण को संकुचित राष्ट्रीय सीमाओं से निकालकर उन्हें संपूर्ण विश्व को वसुधैव कुटुंबकम के रूप में देखना सिखाती है। दूसरा है आधुनिक कौशल, शिक्षा के माध्यम से ही छात्र कंप्यूटर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI और अंतर्राष्ट्रीय भाषाएं जैसे अंग्रेजी में पारंगत होते हैं, जो शैक्षिक बाजार की मांग है। तीसरा है रोजगार के वैश्विक अवसर, उच्च और तकनीकी शिक्षा छात्रों को केवल स्थानीय स्तर तक नहीं बल्कि मल्टीनेशनल कंपनीज, MNCs और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रोजगार प्राप्त करने के योग्य बनाती है। प्रश्न क्रमांक 16 का अथवा है उदारीकरण का शिक्षा पर प्रभाव समझाइए। तो शिक्षा का उदारीकरण का प्रभाव, सकारात्मक प्रभाव और नकारात्मक प्रभाव। तो सकारात्मक प्रभाव है शिक्षा के क्षेत्र में निजी और विदेशी निवेश बढ़ने से स्मार्ट क्लासरूम और ई-लर्निंग जैसी अत्याधुनिक तकनीकों का विकास हुआ है। दूसरा है छात्रों के पास अब केवल पारंपरिक विषयों के बजाय मैनेजमेंट, IT और प्रोफेशनल कोर्सेज के ढेरों विकल्प मौजूद है। दूसरा है नकारात्मक प्रभाव, शिक्षा एक व्यवसाय बन गई है, निजी स्कूलों में और कॉलेजों की भारी भरकम फीस के कारण गरीब और ग्रामीण छात्र उच्च गुणवत्ता की शिक्षा से वंचित हो रहे हैं। दूसरा है इसके कारण इंडिया यानी शहरी और भारत यानी ग्रामीण शिक्षा के व्यवस्था के बीच एक बहुत गहरी खाई उत्पन्न हो गई है। प्रश्न क्रमांक 17 है दीर्घ उत्तरी प्रश्न, सामाजिक रूप से वंचित बालकों की अवधारणा को समझाइए, अपविवेचना संबंधित समस्या को दूर करने के उपाय बताइए। तो सामाजिक रूप से वंचित बालकों की अवधारणा, वंचित बालकों से तात्पर्य ऐसे बच्चों से हैं जो किसी सामाजिक, आर्थिक या सांस्कृतिक बाधा के कारण समाज की मुख्य धारा से पीछे रह गए हैं। इन्हें शिक्षा, स्वास्थ्य और विकास के वे सामान्य अवसर प्राप्त नहीं हो पाते हैं जो अन्य सामान्य बच्चों को मिलते हैं। इस श्रेणी में मुख्यतः दलित SC, आदिवासी ST और घुमंतु समुदाय, मलिन बस्तियों के बच्चे और अत्यंत निर्धन परिवार के बच्चे आते हैं। समस्याओं को दूर करने के शैक्षिक उपाय, तो समावेशी शिक्षा, विद्यालयों में ऐसा बाल केंद्रित माहौल तैयार करना जहां बिना किसी भेदभाव के सभी बच्चे एक ही छत के नीचे पढ़े। आर्थिक सुरक्षा व प्रोत्साहन, वंचित बच्चों को मुफ्त शिक्षा के साथ साथ ड्रेस, किताबें और छात्रवृत्ति समय पर उपलब्ध कराना। तीसरा है उपचारात्मक शिक्षण, चूंकि इन बच्चों का पारिवारिक शैक्षिक स्तर कमजोर होता है, अतः शिक्षकों द्वारा इन्हें अलग से एक्स्ट्रा क्लास देकर इनकी कमियों को दूर करना चाहिए। चौथा है अभिभावक जागरूकता, शिक्षकों को समुदाय से जुड़कर SMC बैठकों के माध्यम से वंचित वर्ग के माता पिता को शिक्षा के महत्व के प्रति जागरूक करना चाहिए।
प्रश्न क्रमांक 17 का अथवा है, निम्न में से किन्हीं दो पर टिप्पणी लिखिए। पहला है राज्य शिक्षा संस्थान भोपाल, दूसरा है शिक्षा की प्रकृति, तीसरा है सीमांतीकरण। तो उत्तर है ए और सी पर टिप्पणी दी जा रही है, जो कि परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। पहला है राज्य शिक्षा संस्थान भोपाल, स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन SIE। यह राज्य स्तर पर शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने वाली एक सर्वोच्च अकादमिक संस्था है। कार्य व महत्व, इसका मुख्य कार्य प्राथमिक और माध्यमिक स्तर के लिए नवीनतम और बाल केंद्रित पाठ्यक्रम का निर्माण करना है। यह सेवारत और सेवा पूर्व शिक्षकों जैसे DLED के छात्रों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम यानी ट्रेनिंग मॉड्यूल्स तैयार करती है। राज्य में शिक्षा अनुसंधान यानी रिसर्च और शिक्षा से जुड़े नवाचारों को लागू करने की जिम्मेदारी इसी संस्था की होती है। तीसरा है सीमांतीकरण। सीमांतीकरण का अर्थ है समाज के किसी विशेष वर्ग या समूह को मुक्त धारा के केंद्र से धकेलकर सीमा या किनारे पर कर देना। प्रभाव है इस प्रक्रिया के कारण वह विशेष वर्ग जैसे आदिवासी, ट्रांसजेंडर या दलित वर्ग समाज के संसाधनों, शिक्षा और रोजगार और राजनीतिक अधिकारों से पूरी तरह से कट जाता है। सीमांतीकरण व्यक्ति के भीतर हीन भावना पैदा करता है। शिक्षा ही एकमात्र सशक्त माध्यम है जो समाज के सीमांतीकृत वर्गों को उनके अधिकार दिलाकर पुनः मुख्यधारा में ला सकती है। प्रश्न क्रमांक 18 है, शिक्षा से संबंधित अधिनियम एवं योजना बताइए। तो शिक्षा से संबंधित प्रमुख अधिनियम एवं योजनाएं निम्न हैं। भारत में शिक्षा के सार्वभौमिकरण और गुणवत्ता सुधारने हेतु सरकार ने कई ऐतिहासिक कदम उठाए हैं। पहला है शिक्षा का अधिकार अधिनियम RTE एक्ट 2009। यह अधिनियम 1 अप्रैल 2010 से पूरे देश में लागू हुआ है। इसके तहत 6 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के प्रत्येक बालक बालिका को मुफ्त और अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करने का मूल अधिकार है। आर्टिकल 21A प्रदान किया जाता है। इसके तहत निजी स्कूलों में गरीब बच्चों के लिए 25% सीटें आरक्षित की गई हैं। दूसरा है समग्र शिक्षा अभियान। यह स्कूल शिक्षा के लिए एक एकीकृत योजना है। इसमें पूर्व की 3 बड़ी योजनाएं सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान और शिक्षक शिक्षा को भी मिला दिया गया है ताकि प्री स्कूल से 12वीं तक निर्बाध शिक्षा मिल सके। तीसरा है राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020। यह 21वीं सदी की नीति है जिसने पुरानी यानी 10+2 प्रणाली को हटाकर 5+3+3+4 का बाल वैज्ञानिक ढांचा पेश किया है। इसमें रटने की बजाय कौशल यानी विकास स्किल डेवलपमेंट पर जोर दिया गया है। चौथा है कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना। यह विशेष रूप से शैक्षिक रूप से पिछड़े ब्लॉकों में बालिकाओं के लिए आवासीय विद्यालयों की व्यवस्था करती है। प्रश्न क्रमांक 18 का अथवा है जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के उद्देश्य एवं विशेषता लिखिए। तो जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम यानी डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशनल प्रोग्राम, यह कार्यक्रम 1994 में भारत सरकार द्वारा विश्व बैंक की सहायता से प्राथमिक शिक्षा को सर्वसुलभ बनाने के लिए शुरू किया गया था। इसके मुख्य उद्देश्य हैं, पहला है प्राथमिक शिक्षा का 100% सार्वभौमिकरण करना। दूसरा है प्राथमिक स्कूलों में बच्चों की ड्रॉप आउट दर को घटाकर 10% से कम करना। तीसरा है शिक्षा में बालक बालिका विभिन्न सामाजिक वर्गों के बीच की खाई को 5% से कम करना। इसकी प्रमुख विशेषता है, पहला है विकेंद्रीकृत योजना। यह योजना राज्य स्तर की बजाय जिला स्तर को केंद्र मानकर बनाई गई है ताकि स्थानीय समस्या का सीधा समाधान हो सके। दूसरा है सामुदायिक भागीदारी। इसमें ग्राम शिक्षा समितियां का गठन करके स्कूल के प्रबंधन में स्थानीय समुदाय और अभिभावकों को जोड़ा गया है। तीसरा है बाल केंद्रित शिक्षण। शिक्षकों को प्रशिक्षित कर खेल खेल में शिक्षण और गतिविधि आधारित शिक्षण को कक्षाओं में लागू किया गया है। प्रश्न क्रमांक 19 है निबंधात्मक प्रश्न। समाज को परिभाषित करते हुए इसकी प्रकृति, स्वरूप एवं विशेषता बताइए। समाज केवल व्यक्तियों का भीड़ या समूह नहीं, बल्कि यह उन व्यक्तियों के बीच पनपने वाले पारस्परिक संबंध की एक जटिल व्यवस्था है। प्रसिद्ध समाजशास्त्री मैकाइवर और पेज के अनुसार समाज सामाजिक संबंधों का जाल है और यह हमेशा बदलता रहता है। समाज की प्रकृति एवं स्वरूप। तो समाज की प्रकृति अमूर्त होती है, व्यक्ति को हमें भौतिक रूप में दिखाई देती है, लेकिन उनके बीच का सामाजिक संबंध जैसे प्रेम, संघर्ष और सहयोग दिखाई नहीं देता है, उन्हें केवल महसूस किया जा सकता है। समाज का स्वरूप एक जीवित प्राणी की तरह होता है जो परिस्थितियों के अनुसार खुद को बदलता और ढालता रहता है। समाज सोसाइटी जो होती है, पहला है समानता और भिन्नता। समाज के निर्माण के लिए लोगों में कुछ समानताएं जैसे एक भाषा, एक लक्ष्य होना आवश्यक है, लेकिन साथ ही शारीरिक और मानसिक क्षमताओं में भिन्नता समाज को पूर्ण बनाती है। दूसरा है सहयोग और संघर्ष। समाज केवल शांति से नहीं चलता, इसमें एक और विकास के लिए आपसी सहयोग होता है, वहीं दूसरी ओर विचारों और संसाधनों के लिए संघर्ष भी होता है। तीसरा है अन्योन्य आश्रिता यानी इंटरडिपेंडेंस। समाज में कोई भी व्यक्ति पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर नहीं होता है। एक शिक्षक, किसान, डॉक्टर और मजदूर सभी अपनी आवश्यकता के लिए एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। चौथा है परिवर्तनशीलता। समाज कभी भी स्थिर नहीं रहता। शिक्षा, तकनीकी और समय के साथ इसकी परंपराएं और स्वरूप में निरंतर बदलाव होता रहता है।
प्रश्न क्रमांक 19 का अथवा है सामाजिक स्तरीकरण क्या है? सामाजिक स्तरीकरण के प्रमुख आधार बताइए। तो सामाजिक स्तरीकरण का अर्थ समाज को उसकी विशेषताओं जैसे धन, जाति, शिक्षा और शक्ति के आधार पर विभिन्न स्तरों या लेवल्स या वर्गों में उच्च नीच के क्रम में बांटने या बांटने की प्रक्रिया को सामाजिक स्तरीकरण कहते हैं। जिस प्रकार धरती के नीचे मिट्टी की अलग परतें होती हैं, उसी प्रकार समाज में भी उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग की परतें होती हैं। रेमंड मूरे के अनुसार सामाजिक स्तरीकरण समाज का उच्च और निम्न सामाजिक इकाइयों में क्षैतिज विभाजन है। सबसे पहले होती है जाति यानी कास्ट। बंध स्तरीकरण सामाजिक भारतीय समाज में स्तरीकरण का यह सबसे प्राचीन और प्रमुख आधार है। इसमें व्यक्ति का स्तर उसके जन्म से तय हो जाता है, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र, और इसे बदला नहीं जा सकता है। दूसरा है वर्ग यानी क्लास खुला स्तरीकरण। यह मुख्य रूप से आर्थिक स्थिति पर आधारित होता है। व्यक्ति अपनी मेहनत और शिक्षा से अपनी आय बढ़ाकर निम्न वर्ग यानी गरीब से उच्च वर्ग यानी अमीर वर्ग में आ सकता है। तीसरा है लिंग यानी जेंडर। दुनिया भर के समाजों में स्त्री और पुरुष के आधार पर कार्यों और अधिकारों का बंटवारा किया गया है, जो एक प्रकार का जैविक सामाजिक स्तरीकरण है। चौथा है शिक्षा और व्यवसाय। आधुनिक समाज में एक डॉक्टर या एक आईएएस अधिकारी का सामाजिक स्तर एक सामान्य मजदूर से अधिक ऊंचा माना जाता है। शिक्षा व्यक्ति का स्तर सुधारने का सबसे बड़ा साधन है। पांचवा है शक्ति और सत्ता। राजनीतिक और प्रशासनिक ताकत रखने वाले लोग जैसे मंत्री, अधिकारी समाज के उच्च स्तर माने जाते हैं। प्रश्न क्रमांक 20 है लोकतंत्र के लिए शिक्षा के उद्देश्यों की व्याख्या कीजिए। तो उत्तर है शिक्षा किसी भी सफल लोकतंत्र की रीढ़ होती है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में शिक्षा के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं। पहला है लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास। शिक्षा द्वारा छात्रों में समानता, स्वतंत्रता, भ्रातृत्व यानी कि भाईचारा और न्याय जैसे लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास किया जाना चाहिए। दूसरा है अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूकता। एक सफल लोकतंत्र को ऐसे नागरिकों की आवश्यकता होती है जो अपने मौलिक अधिकारों के प्रति जागरूक हो और अपने नागरिक कर्तव्य का जिम्मेदारी से पालन करे। तीसरा है अच्छे नागरिक का निर्माण। शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य ऐसे जिम्मेदार, जागरूक और सक्रिय नागरिक तैयार करना है जो राष्ट्र की प्रगति और समाज के कल्याण में अपना सक्रिय योगदान दे सके। चौथा है नेतृत्व क्षमता का विकास। लोकतंत्र की सफलता के लिए हर स्तर पर योग्य और ईमानदार नेताओं की आवश्यकता होती है। शिक्षा छात्रों में इन नेतृत्व कौशलों को पहचानने और विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। पांचवा है राष्ट्रीय एकता और सद्भावना को बढ़ावा देना। शिक्षा को संकीर्ण विचारों जैसे जातिवाद, क्षेत्रवाद और सांप्रदायिकता के ऊपर उठकर छात्रों के राष्ट्रीय एकता और भाईचारे की भावना पैदा करनी चाहिए। प्रश्न क्रमांक 20 का अथवा है लोकतंत्र का अर्थ स्पष्ट करते हुए इसके मूल सिद्धांत बताइए। तो लोकतंत्र का अर्थ लोकतंत्र शब्द की उत्पत्ति दो ग्रीक शब्दों से हुई है, डेमोस यानी जनता और क्रेटोस यानी शक्ति या शासन। इसका शाब्दिक अर्थ जनता का शासन है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन के प्रसिद्ध शब्दों में लोकतंत्र जनता की, जनता के द्वारा और जनता के लिए सरकार है। लोकतंत्र के मूल सिद्धांत समानता। कानून की नजर में सभी नागरिक समान हैं। जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान या संपत्ति के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जा सकता है। दूसरा है स्वतंत्रता। लोकतंत्र में नागरिकों को विचार व्यक्त करने, भाषण देने और अपनी पसंद से धर्म मानने और अपने प्रतिनिधि चुनने का पूर्ण स्वतंत्रता होती है। तीसरा है बंधुत्व यानी भाईचारा। समाज में शांति और सद्भाव बनाए रखने के लिए सभी नागरिक के बीच आपसी प्रेम, सहयोग और भाईचारे की भावना का होना इसका एक प्रमुख सिद्धांत है। चौथा है न्याय। लोकतंत्र यह सुनिश्चित करता है कि देश के प्रत्येक नागरिक को बिना किसी पक्षपात के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्राप्त हो। प्रश्न क्रमांक 21 है शिक्षक एक चेतनशील बुद्धिजीवी के रूप में व्याख्या कीजिए। तो एक शिक्षक की भूमिका केवल पाठ्य पुस्तकों का ज्ञान देने तक सीमित नहीं होती है, बल्कि वह समाज का एक चेतनशील यानी जागरूक बुद्धिजीवी होता है। इसका अर्थ निम्नलिखित बिंदुओं से स्पष्ट किया जा सकता है। पहला है सक्रिय और प्रगतिशील विचारक। एक जागरूक शिक्षक हमेशा नई चीजें सीखता है। वह अपनी शिक्षण विधियों पर लगातार विचार करता है और बदलते समय के साथ अपने ज्ञान का अध्ययन यानी अपडेट करता रहता है। दूसरा है सामाजिक परिवर्तन का मार्गदर्शक। एक बुद्धिजीवी शिक्षक समाज में व्याप्त कुरीतियों और बुराइयों जैसे भेदभाव, अंधविश्वास को पहचानता है। वह शिक्षा रूपी हथियार का उपयोग करके समाज को सुधारने और युवा पीढ़ी को सही दिशा दिखाने का कार्य करता है। तीसरा है बाल मनोविज्ञान का ज्ञाता। वह बच्चों को यंत्रवत यानी मशीन की तरह नहीं पढ़ाता। वह एक बुद्धिजीवी की तरह प्रत्येक छात्र की रुचियों, आवश्यकताओं और मानसिक स्तर और सीखने की गति का सचेत रूप से आकलन करके ही उन्हें मार्गदर्शन देता है। चौथा है कुशल समस्या समाधान करता। कक्षा, विद्यालय या समाज में जब भी कोई समस्या उत्पन्न होती है तो एक चेतनशील शिक्षक अपनी बुद्धि, विवेक और तार्किक क्षमता का उपयोग करके उसका उचित और शांतिपूर्ण समाधान निकालता है। पांचवा है समाज का आदर्श। क्योंकि शिक्षक जागरूक और उच्च विचारों वाला होता है, इसलिए उसका आचरण, नैतिकता और कार्यशैली छात्रों तथा समाज के लिए एक आदर्श प्रस्तुत करती है, जिससे वे एक बेहतर इंसान बनने के लिए प्रेरित होते हैं। प्रश्न क्रमांक 21 का अथवा है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन से आप क्या समझते हैं, इसके महत्व को विस्तार पूर्वक समझाइए। तो उत्तर है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन CCE का अर्थ
सतत यानी कंटिन्यूअस, इसका अर्थ है कि मूल्यांकन एक दिन या एक वर्ष के अंत में होने वाली प्रक्रिया नहीं, बल्कि यहाँ पूरे शैक्षिक सत्र के दौरान लगातार चलने वाली एक नियमित प्रक्रिया है। व्यापक यानी कि कॉम्प्रिहेंसिव, इसका अर्थ है यह केवल किताबी ज्ञान का मूल्यांकन नहीं करता, बल्कि बच्चे के सर्वांगीण विकास का आकलन करता है। इसमें शैक्षिक यानी शैक्षणिक विषय और सहशैक्षिक यानी खेलकूद, नैतिकता, व्यवहार और दोनों क्षेत्र शामिल होते हैं। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का महत्व। परीक्षा में भय और तनाव में कमी। चूंकि मूल्यांकन पूरे वर्ष इकाई परीक्षणों यानी यूनिट टेस्ट और प्रोजेक्ट गतिविधियों के माध्यम से होता, इसलिए छात्रों पर वार्षिक परीक्षा का अत्यधिक दबाव और भय नहीं रहता है। दूसरा है सर्वांगीण विकास पर जोर। यह प्रणाली बच्चों को केवल रटने तक सीमित नहीं रखती, बल्कि उन्हें शारीरिक, मानसिक और सामाजिक भावनात्मक रूप से विकसित होने का अवसर प्रदान करती है। तीसरा है लगातार सुधार, निरंतर फीडबैक। इसके माध्यम से शिक्षकों को, अभिभावकों को बच्चे की प्रगति के बारे में लगातार जानकारी मिलती रहती है, जिससे समय रहते उनकी कमियों को दूर करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। चौथा है क्षमता और रुचियों की पहचान। यह शिक्षकों को यह पहचानने में सहायता करता है कि छात्र की वास्तविक रुचि किस क्षेत्र में है और उसे कहाँ अतिरिक्त मार्गदर्शन की आवश्यकता है। पांचवा है रटने की प्रवृत्ति पर रोक। मूल्यांकन के विभिन्न तरीकों, मौखिक, लिखित, प्रायोगिक, प्रोजेक्ट के कारण छात्र केवल परीक्षा पास करने के लिए रटने के बजाय विषय को गहराई से समझने और व्यवहारिक रूप से लागू करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। तो दोस्तों, ये था एमपी डीएलएड फर्स्ट ईयर का समसामयिक भारतीय समाज में शिक्षा 2025 का कंप्लीट सॉल्यूशन। अगर आप इसी प्रकार के अन्य वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।